नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में। और हमारा आज का टॉपिक है संघीय सरकार की विशेषताएं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार है वो मुख्यतः एक प्रशासनिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार इसमें स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त संघीय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। और नया जो स्विस संविधान है उसके अनुच्छेद 180 से 187 में संघीय सरकार के कार्यों और शक्तियों की एक लंबी सूची दी गई है, जिसका अध्ययन हम निम्न शीर्षकों में कर सकते हैं। तो पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्तियां या एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो संघीय सरकार स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है और इस क्षेत्र में उसकी शक्तियां निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक है। कार्यपालिका क्षेत्र के अंतर्गत स्विस सरकार क्या क्या कार्य करती है, स्विस सरकार को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, वो हम इन शीर्षकों में देख सकते हैं। तो पहली बात यह है कि सरकारी नीति का निर्धारण और जनता का सरकार से संबंध अगर हम देखें तो संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करेगी, ऐसा संविधान में लिखा है। ये सरकार कार्यों का नियोजन करेगी यानी प्लानिंग करेगी तथा उसमें कोऑर्डिनेशन या समन्वय की स्थापना करेगी। ये जनता को समय समय पर तथा पूर्ण रूप से अपनी गतिविधियों की जानकारी देगी और ये जानकारी केवल उस समय नहीं दी जाएगी जबकि निजी या सार्वजनिक हित में ऐसा करना उचित न हो। तो संघीय सरकार का जो कामकाज है वो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। जनता को हर बात वो बताएगी, केवल उन्हीं बातों को छुपाया जा सकता है जो निजी हो या सार्वजनिक हित में ऐसा करना जरूरी नहीं हो। दूसरी बात, संघीय शासन व्यवस्था का संचालन करती है। संघीय सरकार संघ की विधियों तथा आदेशों के अनुसार सारे राज्य मंडल में प्रशासन को नियंत्रित रखती है। स्विस संविधान के अलग अलग उपबंधों को अगर देखें तो संघीय संसद द्वारा निर्मित विधियों, अध्यादेशों और संघीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को अंतिम रूप से क्रियान्वित कराने का दायित्व किसका है? संघीय सरकार का ही है। संघीय सरकार को उन सभी पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है जिन पर नियुक्ति की शक्ति संघीय संसद को है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय प्राधिकारी को दी गई है। तो इस प्रकार संघीय प्राधिकारी को नहीं दी गई को छोड़कर बाकी सभी पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? संघीय सरकार को है। वैदेशिक संबंधों का जहां तक संचालन का प्रश्न है तो संघीय सरकार स्विट्जरलैंड के हितों को दृष्टि में रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है। फॉरेन पॉलिसी के सारे संबंधों का संचालन कौन करता है? संघीय सरकार। यह विदेशों में स्विट्जरलैंड का रिप्रेजेंटेशन करती है। संघीय सरकार यह विदेशों से संधियां करती है, उन्हें स्वीकृति के लिए पार्लियामेंट या संघीय संसद के सम्मुख रखती है। विदेशों के साथ की गई संधियों का इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व भी किसका है? संघीय सरकार पर है। तो इस प्रकार फॉरेन पॉलिसी की दृष्टि से संघीय सरकार के पास महत्वपूर्ण अधिकार है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का जहां तक सवाल है तो बाहरी आक्रमण से स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करना तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी संघीय सरकार का दायित्व है तथा संघीय सरकार इसके लिए सारे आवश्यक कदम उठा सकती है। इसलिए संघीय सरकार सीमित समय के लिए अध्यादेश भी जारी करती है। दूसरी बात यह है कि संघीय सेना पर नियंत्रण अगर देखें तो संघीय सरकार यानी गवर्नमेंट को संघीय सेना पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। यदि वहां की पार्लियामेंट, स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट यानी संघीय संसद की बैठक न हो रही हो तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो तो संघीय सरकार खुद ही अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है, लेकिन 3 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए 4000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करना हो तो उस पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक है। ये सारे इन सब के अतिरिक्त संघीय सरकार के कुछ औपचारिक कार्य भी दिए जाते हैं। ये कार्य संघीय सरकार सामूहिक रूप से या उसके 2-3 सदस्य मिलकर करते हैं, जैसे विदेशी अतिथियों का स्वागत करना, राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना, राष्ट्रीय समारोह और मनोरंजन आयोजनों में भाग लेना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति अत्यंत विस्तृत है। दूसरी बात, जहां तक विधायी शक्ति का सवाल है तो संघीय सरकार को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है।
यद्यपि संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, परंतु ये इसकी बैठकों में उपस्थित होते हैं और मत देने के अतिरिक्त, यानी मत देने के अधिकार को छोड़कर अन्य सारे कार्यों में भाग लेते हैं। संघीय सरकार स्वेच्छा से विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और संघीय संसद भी संघीय सरकार से किसी विशेष मामले में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। व्यवहार के अंतर्गत लगभग 95% विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। संघीय सरकार को संविधान संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तावित करने का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद के दोनों सदनों में साधारणतः सदस्यों द्वारा जितने भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उन सबको सबसे पहले संघीय सरकार से संबंधित सदस्यों के पास उनके विचार के लिए भेजा जाता है और उसके बाद ही संघीय संसद उन पर विचार करती है। संघीय सरकार के सदस्य किसी विषय विशेष पर प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई उस पर लोक निर्णय कराया जाए। लोक निर्णय क्या होता है और आरंभिक क्या होता है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की समितियों के लिए विचार विमर्श में भी भाग लेकर कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित करते हैं। इन सबके अतिरिक्त संघीय सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है और प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रणाली के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्थापन यानी व्यवस्थापन का कार्य किसी अन्य को दिया जाए तो प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत संघीय सरकार कानूनों को लागू करते हुए नियम बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। इसका मतलब व्यवस्थापन का काम किसका है, संसद का है, लेकिन प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत यह कार्य संघीय सरकार को प्राप्त हो जाता है और संघीय सरकार कानूनों को लागू करने हेतु नियम बनाने का अधिकार का प्रयोग करती है। तो संघीय सरकार के इन अध्यादेशों और नियमों की शक्ति और उनका प्रभाव कानून जैसा ही होता है और न्यायालयों द्वारा उनको मान्यता भी दी जाती है। संघीय सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश सीमित समय के लिए ही होते हैं। संघीय सरकार के इतने सारे विधायी कर्तव्यों को देखते हुए रैपार्ड नामक विद्वान ने लिखा है कि वस्तुतः और संवैधानिक धारणा के नितांत विपरीत परिषद कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी करती है। परिषद कौन? संघीय परिषद। जहां तक वित्तीय शक्तियों का सवाल है वो देखें तो वित्तीय क्षेत्र में भी संघीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। स्विस संघ के अंतर्गत वित्तीय प्रशासन का संचालन संघीय सरकार के द्वारा ही किया जाता है और अपनी इस शक्ति के अंतर्गत वह संघीय बजट तैयार करती है, उसको संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखवाती है। ये संघीय सरकार के आय और व्यय का हिसाब संघीय संसद को देती है। ये रेवेन्यू यानी राजस्व तथा अन्य कर एकत्रित करती है और संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी रखती है। तो इतनी सारी वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। इसके अलावा राज्यमंडल और कैंटनों के बीच भी संबंधों का निर्धारण किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 186 में यह कहा गया है कि संघीय सरकार राज्यमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करेगी, कैंटनों के साथ सहयोग करेगी। संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर कुछ अधिकार है। जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी संघीय सरकार है वो कैंटनों के प्रशासन पर भी अधिकार रखती है। जैसे फेडरल गवर्नमेंट या संघीय सरकार कैंटनों के संविधान के इम्प्लीमेंटेशन की जांच करती है। भाई संविधान कैसे लागू कर रहे हो, तो संविधान की क्रियान्विति की जांच करती है और उसके संशोधन पर स्वीकृति देती है। यह कैंटनों जो कि स्विस इकाइयां हैं उनके वित्तीय, सैनिक तथा प्रशासनिक कार्यों का समय समय पर निरीक्षण करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या संघीय सरकार कैंटनों के वित्तीय, सैनिक और प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण कर सकती है? हाँ, कर सकती है। कैंटनों की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछ विधियों पर भी संघीय सरकार की स्वीकृति जरूर है। भले ही कैंटन अपनी अपनी विधानसभा में विधियां बनाए, लेकिन उन पर संघीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन स्विस संविधान के अनुच्छेद 186 के अनुसार किया गया। और कौन सी शक्तियां भाई? संकटकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर। 1848 में जो संविधान निर्मित हुआ उससे पूर्व
उस संविधान में क्या किया गया कि पूर्व के संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद को कोई संकटकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं थी। कब प्राप्त नहीं थी? 1848 से पहले। लेकिन व्यवहार में जब किसी देश में आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के कारण संकट काल उत्पन्न हुआ तो 1848 के बाद हम देखते हैं कि संघीय सभा ने परिषद को पूर्ण अधिकार दिए, अर्थात स्विट्जरलैंड की जो संसद है उसने सारे राइट्स किसको दे दिए? वहां की कार्यपालिका को। ठीक है जी। लेकिन यहां मैं ये भी बताना चाहती हूं कि संघीय परिषद ने बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार काम किया है। वर्तमान संविधान भी कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार को कोई संकटकालीन शक्तियां प्रदान नहीं करता, इमरजेंसी पावर तो नहीं है। लेकिन इतिहास और व्यावहारिक स्थितियों को हम देखें तो संभावना यही है कि संकटकालीन परिस्थितियों में संघीय सरकार अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। तो संकटकालीन परिस्थितियों का सामना व्यवस्थापिका नहीं वरन कार्यपालिका ही करती है, तथा कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार संकट काल में अतिरिक्त शक्तियों का भी प्रयोग कर सकती है और अधिक शक्तिशाली भी हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं, निष्कर्षतः हम देखते हैं कि संघीय सरकार को बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद के संबंध में लॉवेल नामक विद्वान ये लिखते हैं कि संघीय परिषद को राष्ट्रीय घड़ी की कमानी कहा जा सकता है और वह निश्चित रूप से राष्ट्रीय शासन का सबसे अच्छा संतुलन चक्र है। तो संघीय परिषद के संबंध में यह कही गई बात वास्तव में संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार पर पूरी तरह से लागू होती है। तो ये जो टॉपिक है संघीय सरकार की मुख्य शर्तें बताएं, तो हम देख सकते हैं कि संघीय सरकार की शक्तियों में कार्यपालिका शक्तियां अनुच्छेद 180 से लेकर 187 तक सारी शक्तियों का विवेचन है। इसमें कार्यपालिका शक्तियां जैसे कि सरकारी नीति का निर्धारण, शासन व्यवस्था का संचालन, विदेशी संबंधों का संचालन, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, संघीय सेना पर नियंत्रण करना और विधायी शक्तियां हम देख चुके हैं कि 95% विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। और प्रदत्त व्यवस्थापन अधिकार यानी संसद अपना काम किसको दे दे? संघीय सरकार को दे दे। तो संघीय सरकार क्या करेगी? अध्यादेश जारी कर सकती है और प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत कानूनों को लागू करते हुए नियम बनाने का अधिकार उसे प्राप्त है। वित्तीय शक्तियां तो हमने देखा कि संघ के वित्तीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? भाई संघीय सरकार करती है। बजट कौन तैयार करता है? संघीय सरकार। उससे संघीय संसद से स्वीकृत कौन कराता है? संघीय सरकार। तमाम वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। राज्य मंडल और इकाइयों के बीच भी संबंधों का संचालन हम देख चुके हैं। 186वें अनुच्छेद द्वारा संविधान के संघीय सरकार और राज्य मंडल और इकाइयों के बीच संबंधों के संचालन को नियत किया गया है। संकटकालीन शक्तियां हम देख ही चुके हैं कि स्पष्टतः संकटकालीन शक्तियां न होते हुए भी व्यवहारतः संकट काल में जो है केंद्र की शक्तियां खुद ब खुद बढ़ जाती। तो आप इस टॉपिक का अध्ययन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जब आप इस टॉपिक का अध्ययन कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि इसमें से न्यू टाइप के सवाल अक्सर आते हैं और बड़ा क्वेश्चन भी आता है। और वैसे भी आपको कंपटीशन में भी आगे ये टॉपिक काम दे सकता है। तो उसको अच्छी तरह से अध्ययन करें और इसमें कोई दिक्कत हो तो हम इस पर बात करते हैं। धन्यवाद।